Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Today's topic is very easy. Exercise number 3.1. कल का टॉपिक भी बहुत सरल लगा होगा. अभी तक मैट्रिक्स समझ में आया अच्छे से. इंट्रोडक्शन सीखा हमने. मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या है. नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. ठीक है ना. अब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हमको मिल गया तो उसके साथ फिर हम उसको उसके जो फीचर्स हैं लाइक उसका ऑर्डर, लाइक एलिमेंट्स, लाइक सीक्वेंस, ये सारी चीजें अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज में सीखी. ठीक है, स्टार्ट करें. पहला क्वेश्चन देखो. एक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास. इन द मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं, सीखा है. तो इस मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए से डिनोट करा दिया. क्या क्या पूछ लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर बता सकते हो. कैसे बताते हैं हम ऑर्डर. हम इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करते हैं. तो रोज क्या होती है. हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट. कॉलम क्या होता है. वर्टिकल अरेंजमेंट. सो लेट्स से ये पहली रो है रो 1, ये दूसरी रो है रो 2, ये तीसरी रो है रो 3. देन कॉलम 1, देन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड देन कॉलम 4. सो 3 rows and 4 columns की ये मैट्रिक्स बनी हुई है, राइट. सो हाउ विल यू डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. लेट्स सी. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे हम. सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स की का ऑर्डर होता है इज m by n. अब यहाँ पे m by n में ये जो क्रॉस का साइन है ये मल्टीप्लाई नहीं है ना. इसको कैसे रीड करते हैं. m by n. ठीक है. अब पहले आप देखो यहाँ पे C1 C2 C3 C4 आ रहा है. सो टेल मी m क्या होगा. m मतलब नंबर ऑफ रोज. 3 रोज हैं तो 3 हो गया. और n क्या होगा बोलो. 4. सो ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो. 3/4. वेरी इजी. ठीक है. सो 3/4 है ये. 3 into 4 नहीं है ना. अगले क्वेश्चन में जो है सेकंड क्वेश्चन देखो. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या है. mn. ओके. m into n. इसको नीचे लिख देता हूँ. is m by n और वी कैन से क्या आया था 3/4. ठीक है. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है mn. ठीक है. क्योंकि अगर उसको भी m into n लिखे ऑर्डर को भी m into n लिखे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. सो इसलिए उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन कर दिया गया mn से और ऑर्डर को डिफाइन कर दिया गया m by n से. सो mn बोले तो m into n. अब जो मैं यहाँ पे 3/4 लिख रहा हूँ ये वाकई में मल्टीप्लाई वाला साइन है. वहां पे वो मल्टीप्लाई वाला साइन ही और लिखने का तरीका है. यहाँ पे ये वाकई में मल्टीप्लाई वाला साइन है. तो 3/4 जा 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे. वेरी इजी. ओके. अब देखो राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23. ये जो भी एलिमेंट्स आपसे पूछे सीक्वेंस इसने दे दिया. AIJ इसने दे दिया. अब आपको बस एलिमेंट बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है. ठीक है. बता दें क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे. सबसे पहले क्या पूछा है हमसे. A13. इंपॉर्टेंट बात है कि जो पहला सीक्वेंस है वो रो का है, जो दूसरा सीक्वेंस है वो कॉलम का है. एंड वन मोर थिंग, इट इज नॉट 13. इट इज नॉट 13, इट इज 1 3. ओके. तो देखो ए रो वन कौन सी है. ये वाली चेक करो है. सॉरी. रो कौन सी है फर्स्ट. एंड कॉलम कौन सा है थर्ड. सो इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा एलिमेंट मिला 19. दिखा. सो A13 क्या हो जाएगा 19. अभी बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऐसे छोटी छोटी बातें देख के बता रहे हैं. फिर तो फटाफट भागेंगे. A13 देख रहे हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ठीक है. चलो अभी से भगाते हैं आपको. A21 बोलो. सेकेंड रो. 2 का मतलब सेकेंड रो. पहले रो देखनी है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो सेकेंड रो ये फर्स्ट कॉलम ये कौन सा एलिमेंट मिला 35. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मिलेगा. ओके. थर्ड अब अपने आप बताओ. A33 बोलो. थर्ड रो थर्ड कॉलम. थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बताया -5. ओके. उसके बाद फिर क्या है A24. A24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम. सेकेंड रो A24 है ना. A24 के बाद है A23. हाँ. सेकेंड रो फोर्थ कॉलम. सेकेंड रो फोर्थ कॉलम इज 12. और लास्ट में है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है 5/2. तो बेसिक क्वेश्चंस थे पहले तो.
एक मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया किसी ने, ठीक है। किसी ने अगर मैट्रिक्स की इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं ली और ये एक्सरसाइज सॉल्व कर दी ढंग से, तो इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, सारा का सारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में अभी कवर हो रहा है, ठीक है। चलें सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन ऑब्वियसली मैथ्स की तो एक बहुत पुरानी रीत रही है कि सीधा सीख लिया तो उल्टा, सीधा सीख लिया तो उल्टा। अब यहाँ पे ऑर्डर पूछा था, सेकंड में ऑर्डर दे दिया। इफ द मैट्रिक्स हैज 24, सॉरी ऑर्डर ही पूछा है वहां पर भी, पर वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए। सो इट कैन नॉट बी सेन एग्जैक्ट अपोजिट क्वेश्चन, बट थोड़ा बहुत अपोजिट है पिछले क्वेश्चन से, है ना। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द मैट्रिक्स हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो पिछले क्वेश्चन में तो क्या मैट्रिक्स दे दी थी, वहां से ऑर्डर देख लिया, अभी मैट्रिक्स नहीं है मेरे सामने, कैसी है शक्ल, क्या है उसकी, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता आपको। तो क्या गिवन है, 24 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, और 24 की जगह 13 कर दें तो क्या हो जाएंगे। और फिर थर्ड इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि 18 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। और व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन है बेटा, 24 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन है। ऐसे मान के चलो आपको ऑर्डर बताना, ठीक है। कैसे बताते हैं ऑर्डर, देखो सबसे पहले तो हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। बोलो कितने गिवन है, 24 है ना पहले, और 24 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते कैसे हम, m इंटू एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर थोड़ा ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते कैसे हैं, m इंटू एन। अच्छा ऑर्डर कैसे पता चलेगा, ऑर्डर से तभी पता चलेगा जब हमको ये पता चलेगा, mn लिख देता हूँ ना। ऑर्डर हमको तभी पता चलेगा जब हमको ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अगर ये बता दूंगा तो ऑर्डर लिख दोगे, ठीक है। तो अब आपको m और n की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए, जहां पे m और n नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। अगर m और n नेचुरल नंबर्स की रिक्वायरमेंट ना हो, रियल नंबर्स की रिक्वायरमेंट हो, तो इनफाइनाइट ऑर्डर हो सकते हैं ना, m कुछ भी रख लो, n कुछ भी रख लो, बट बस एक्सेप्ट जीरो, जीरो मत रखना ना। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के कुछ फिक्स सेट ही बनेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 तो फिक्स सेट ही बनेंगे, ठीक है। आपको सिंपली इतना सोचना है 24 किस किस की टेबल में आता है, ठीक है। सो द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, सो द पॉसिबल ऑर्डर्स आर। तो एम और एन की ऐसी वैल्यू सोचो जो चॉइस आ जाए, जैसे सबसे पहले तो 1 की टेबल में आएगा 1 × 1/24, फिर 1 के बाद 2 की टेबल में आ सकता है, बोलो 2/12, 3 की टेबल में आ सकता है 3/8, 4 की टेबल में भी आ सकता है, बोलो 4/6, 5 की टेबल में नहीं आ सकता, 6 की टेबल में आ सकता है 6/4, देन 7 में नहीं आएगा, 8 में आ सकता है 8/3, फिर 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 12 में आएगा, जितने भी ऊपर आएगा उनके उल्टे, फिर 12 के बाद आ जाओ, फिर सीधे 24/1। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, चेक करो, सही है। कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स पूछे तो आंसर है 8, और पॉसिबल ऑर्डर्स पूछे तो फिर लिख के बताने क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स है, ठीक है, वेरी इजी। अब सपोज करो 20, यहाँ पे m और n कोई रियल नंबर होता तो मैं तो फिर m कुछ भी ले लो, n कुछ भी ले लो, फ्रैक्शन ले लो, डेसिमल ले लो, अनंत लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ, तो वहां पे पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिखना पॉसिबल नहीं था। लेकिन m और n क्योंकि नेचुरल नंबर्स होते हैं तो इसलिए लिखना पॉसिबल क्योंकि नेचुरल नंबर आती है, जस्ट हमको चेक करना है कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये किस किस की टेबल में आते हैं, ठीक है। अब सपोज करो सेकंड क्वेश्चन, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से mn कितना है बताओ, मतलब सेकंड क्वेश्चन नहीं कह सकते, उसी का सेकंड पार्ट, उसी का सेकंड पार्ट है ना, एक क्वेश्चन में दो दो पार्ट है, तो उसका सेकंड पार्ट जो है उसमें mn कितना दे रखा है बताओ। ये कि ये लाइन लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स कितना गिवन है 13। सो 13 तो प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर तो खुद की और 1 की टेबल में आता है, सो दो ही ऑर्डर है। तो अब फटाफट से मान लो एमसीक्यू में आ जाए
तो एमसीक्यू में फटाफट से कैसे पता लगाएंगे, प्राइम नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, प्राइम नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सो उसके टू ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा 1/13, एक हो जाएगा 13/1, और किसी की टेबल में वैसे ही नहीं आता प्राइम नंबर। समझ आया? अब सेकंड क्वेश्चन देखो, मतलब सेकंड नहीं, वो सेकंड था, ये थर्ड है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, पहले 18 और फिर 5, पहले 18 और फिर 5, वो स्टेप लिखूंगा। एम कितना हो गया, 18। अब 18 सोचना है किस किस की टेबल में आता है, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, बता सकते हो? बोलो, 18 के हिसाब से बोलो। हम्म। हम्म। और एक बार उल्टा होना शुरू हुआ है तो बस फिर इन तीन के उल्टे हैं, जैसे 3/6 का उल्टा आ गया ना 6/3, तो अब और कुछ पॉसिबल नहीं है, बस इन तीन के उल्टे ही पॉसिबल है। तो 6/3 किया, तो अगला कौन सा था, 2/9, उसका भी उल्टा करो, 9/2 हो जाएगा, और फिर 1/18 का उल्टा 18/1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें अगेन प्राइम नंबर है 5, तो 5 किस किस की टेबल में आता है, 1 और 5, तो क्या लिख दूंगा, 1/5 और 5। डन, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अब आप एक चीज नोट करो, कितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हैं और कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, चाहे से 24 है, चाहे से 13 है, चाहे से 18 है, चाहे से 5 है, यानी इवन इफ इट इज ए नॉन प्राइम नंबर और इफ इट इज ए प्राइम नंबर, डजंट मैटर, आप एक रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स तो उससे बना ही सकते हो। और प्राइम नंबर में तो बनेगी ही वही, एक तो रो मैट्रिक्स बनेगी और एक कॉलम मैट्रिक्स। बताओ, बन रही है कि नहीं बन रही है, हर हर केस में बन रही है। रो मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें एक कॉलम हो, नहीं रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी, जिसमें एक रो होगी, ये रो मैट्रिक्स होगी 1/24, फिर 1/13, 1/18 एंड 1/5। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, 24/1, ये। ठीक है, सिंगल कॉलम वाली मैट्रिक्स, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है, अब मैट्रिक्स बनानी है भाई साहब, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स, आपको 2/2 मैट्रिक्स बनानी है। तो सर मैट्रिक्स बनाने के लिए ऑर्डर तो आपने दे दिया, एलिमेंट्स कैसे लिखें, तो एलिमेंट्स की जनरल फॉर्म तो आपको दे दी, और ना बताता तो भी जनरल फॉर्म यही होती है, AIJ। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ फॉर्मूला के तहत आपको डिसाइड करने हैं, कुछ फॉर्मूला दे दिया, इस फॉर्मूला से आप एलिमेंट्स बनाइए सारे के सारे। समझ आया? चलो करके बताएं। सबसे पहले मुझे 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 2/2 की मैट्रिक्स के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जनरल फॉर्म लिखूंगा 2/2 की मैट्रिक्स की। तो हमने किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिखना सिखाया था आपको, वो तो किसी भी ऑर्डर की थी, लेकिन यहाँ तो हमको 2/2 की ऑर्डर की ही बनानी है, तो वो आसान है हमारे लिए। ठीक है, ओके। सो द जनरल फॉर्म, वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, 2/2 is, so can you tell me the general form, 2/2 के मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या बनेगी, A11, A12, A21, A2। वेरी गुड, ये जनरल फॉर्म है। अब पता है चार ही एलिमेंट्स हैं, और मान लो पता ही नहीं है सर, ऑर्डर ही नहीं पता, तो फिर एक बड़ी सारी बताई थी मैंने, वो किसी भी ऑर्डर की मानी जा सकती है, जिसमें बीच में IJ भी आता है, I1 भी आता है, I2 भी आता है, J2 भी आता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो बना सकते हैं कि ना, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक है, जो भी नोट्स में लिखवाया है, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया है, वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ओके, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको AIJ ये दे दिया बेटा, अब आपको AIJ क्या दे दिया, ये दे दिया। आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो इस AIJ के हिसाब से आप A11, चार एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, A11, A12, A21, A2, ये चार एलिमेंट्स लिखने हैं यूजिंग द फॉर्मूला गिवन अबव। कुछ फॉर्मूला गिवन है, I+J, आई क्या था, 1। देखो, इसमें ये तो I है और ये J है, तो I की जगह 1 और J की जगह 1 रख सकते हैं, अगर फॉर्मूला ही रखना है तो I की जगह 1 और J की जगह 1 रख सकते हैं। सो I+J है
तो 1+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, समझ आया। फिर 1 2 है तो 1+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, समझ आया। फिर 2 1 है सो 2+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एंड 2 2 है तो बोलो 2+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, समझ आया। चलो सॉल्व करते हैं। सो 1+1 का होल स्क्वायर करो 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4/2 2, 1+2 करो 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 डिवाइडेड बाय 2, 9/2 डन। 2+1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, अगेन 9 डिवाइडेड बाय 2, एंड 2+2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इज 8। So the required matrix is, so required matrix is, बोलो क्या बनी, पहला पहला एलिमेंट 2, देन 9 on 2, देन अगेन 9 on 2, देन 8। ठीक है, और ऑर्डर यहाँ लिख देंगे हम 2/2। समझ आया, वेरी इजी। बस फॉर्मूला पुटअप करो। देखो पहली एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी जोड़ गुणा बाकी है। हमको कोई सीधे सीधे कह देगी 3 और 4 जोड़ो और हमको घुमा फिरा के आखिर में पता चले अच्छा 3 और 4 जोड़ना था। जोड़ बाकी करना है, बस वो घुमा फिरा के बातें आ रही है सारी। ठीक है, डन। ओके। और क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये जो मैट्रिक्स अभी बनी है चेक करके बताओ, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? अच्छा, क्यों नहीं है? 0। ठीक है, ओके। और इसमें जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, उसकी वैल्यू क्या है? 9। ओके, गुड। तो यानी कि क्लासिफिकेशन याद है आपको, है ना। चलो अब सेकंड एंड थर्ड विल बी ट्रीटेड एज होमवर्क। ठीक है, हो जाएंगे। रफली आंसर देख लो फटाफट, जल्दी से क्विकली भी सॉल्व करना आना चाहिए। I/J करना है, तो पहला एलिमेंट बनेगा I/J करना है ना। तो A11 यानी 1/1 1, फिर 2/1 2, A11, हाँ A12 है, सॉरी ये तो A12 है, तो 1/2 यानी कि हाफ। 1/2 1 नहीं होता, 1/2 1/2 ही होता है। ठीक है, एंड देन अगेन ये 2 1 है, तो 2/1 2, एंड 2/2 1, आंसर हो जाएगा। ओके, इधर आओ। I+2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो 1+1, तो 2 × 1 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइडेड बाय 2, फाइन, कोई डाउट नहीं है। और अब इधर क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा ना, तो 2 2 4 + 1 5 का स्क्वायर 25/2, वेरी गुड। आगे चलो, अब 2 1 करना है। अब क्या करना है आपको, 2 1, इधर 2 और इधर 1, इधर 2, इधर 2, इधर 1, सो 2 × 1 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 8। फिर 2 2 करना है ना, सो 2 2 जा 4 + 2 से बोर्ड मास रूल को फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली, है ना। 2 2 जा 4 + 2 6 का स्क्वायर 36/2 18, हो जाएंगे स्टेप्स वगैरह। ओके, अब 3/4 की बनानी है, सो टेल मी 3/4 की जनरल फॉर्म क्या होती है। अब एक कंस्ट्रक्ट है 3/4 मैट्रिक्स है, तो जनरल फॉर्म बता दो 3/4 के मैट्रिक्स की। 12 एलिमेंट्स लिखने हैं हमको, बोलो सबसे पहले 1 3, हाँ हाँ हाँ, ये तो हो गई रो 1। तीन, 3 रो है ना, तो पहली रो क्लियर, दूसरी रो बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, तीसरी रो बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो अब इस हिसाब से अपने को क्या करना है, ये एलिमेंट सारे के सारे लिखने। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि A I J क्या है, हाफ मॉडुलस -3i+j। तो एक फॉर्मूला कॉम्प्लिकेट करके दे दिया बस। ये फंक्शन की तरह नहीं लग रहा, जैसे fx = समथिंग मिलता है, x डाले जाओ आंसर मिलता जाता है। इसमें i और j डाले जाओ, ये i और j का फंक्शन है। इट कैन बी ट्रीटेड एज ए फंक्शन ऑफ i, j, यस ऑन, i और j की वैल्यू डाली जाओ, ठीक है ना। तो चीजें बस शक्ल बदल बदल के आती हैं, बाकी मैथ्स तो वही रहती है, जोड़ गुणा बाकी वाली, है ना। चलो जी, तो सबसे पहले क्या करना है, A11 बोलो, हाफ मॉडुलस -3 इंटू आई क्या था, आई भी 1 था, जे क्या था, वो भी 1 था। अब ये सॉल्व करना तो आना ही चाहिए, ये नहीं आता तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। इवन क्या भगवान भी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है ना। -3 × 1 -3, -3 + 1 -2, -2 का मॉडुलस
2 और 1/2 × 2 1। ठीक है, चलो मैं मॉडुलस के अंदर अंदर का लिख देता हूँ। -3 × 1 -3, बोर्ड मास रूल फॉलो करना, पहले 1 + 1 मत कर देना, पहले -3 × 1 करना। सो -3 × 1 -3 + 1 -2, और -2 का भी मॉडुलस 2, आंसर 1। ठीक है, अगला बोलो, 1 2 बोलो जरा। 1/2 -3 इंटू -3 से 1 ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रो तो 1 ही है, बस अगला बदलता जाएगा, +1 हो गया तो +2 हो जाएगा। चलो -3 बन गया -3 +2 -1, -1 का मॉडुलस 1, तो इट इज हाफ। डन। A13 बोल दो, 1/2 एज इट इज। -3 × 1 तो होगा ही होगा, और कॉलम 3 चलेगा अभी, तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। सो -3 बन गया -3 +3 0, 0 मॉडुलस 0 ही होता है, 0। देन A14 हाफ -3 × 1 +4 हो जाएगा आपकी, राइट। तो ये हो जाता है 1/2 इंटू, करो, -3 × 1 -3 +4 1, 1 का मॉडुलस 1, 1/2। ठीक है, चलो ये तो हो गई पहली रो। अब दूसरी रो बोलो, 2 1। तो 2 1 में हम क्या करेंगे, अब -3 × 2 होगा इस रो में सबके साथ, ओके, और +1 +2 +3 +4 ऐसे बदलता जाएगा। ठीक है, A21 हो जाए, A22 हो जाएगा हाफ मॉडुलस, -3 × 2 तो फिक्स हो गया, और +1 की जगह +2। देन A23 विल बी हाफ -3 × 2 +3 हो जाएगा। देन A24 भी है ना, A24 हो जाएगा हाफ -3 × 2 तो होगा ही होगा, लेकिन +4 होगा। ओके, सॉल्व करें सबको, तो -6 + 1, -6 + 1, आप 2 + 1 पहले कर रहे थे, तो वोट मास रूल फॉलो करना, -3 × 2 -6 + 1, -5 का मॉडुलस 5 × हाफ 5/2। ठीक है, ये आओ, सो -3 × 2 करो, -6 + 2, -4 का मॉडुलस 4। तो देखो इसमें कोई भी आंसर नेगेटिव तो आ नहीं सकता क्योंकि मॉडुलस है। ठीक है, 2। ये बताओ, हाफ -6, ये क्या हो जाएगा, हाँ, -6 + 3 -3, ओ सॉरी, अभी अभी तो कह रहे थे कि मॉडुलस के बाहर पॉजिटिव ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3/2। डन। और एक लास्ट, हाफ इंटू -3 × 2 इज -6, -6 + 4 -2 का मॉडुलस 2, 2 से 2 कट के बाद। ठीक है, लास्ट वाले फटाफट से बता दो, ओरली बता दो चाहे से। तो अब क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, इसी में देख, इसी में सोचो जरा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 3 -9, -9 + 1 -8, 8 -8 का मॉडुलस 8, 8/2 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आओ, -3 × 2, -3 × 3 तो करना ही है, -9 तो करना ही है, -9 + 2 -7, -7 का मॉडुलस 7, तो 7/2 हो जाएगा, हो जाएगा। इधर आओ, -9 + 3 -6, -6 का मॉडुलस 6, 6/2, ये 3 हो जाएगा। ओके, लास्ट, -3 × 3 -9, -9 + 4 -5, -5 का मॉडुलस 5, तो ये हो जाएगा 5/2। और बाकी एलिमेंट्स जो है वो लिख दो, 1 हाफ 0 हाफ, फिर सेकेंड रो में 5/2 2, अगेन 5/2, मैच कर लो। सही है, मैच हो गया। स्टेप्स पूरे लिख दोगे, अभी जैसे 8 एलिमेंट्स मैंने निकलवाए, आपको पूरे 12 के 12 निकालना। ठीक है, ओके। अब फटाफट से इसका आंसर रफली बताओ, ये तो उल्टा इजी लग रहा है सेकंड वाला। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2i - रो का दुगना और कॉलम माइनस करो, तो वेरी इजी। तो जैसे A11 लूंगा तो 1 का दुगना 2, 2 में से 1 गया 1, फिर 1 का दुगना 2, 2 में से 2 गया 0, फिर 1 का दुगना 2, 2 में से 3 गया -1, और फिर 1 का दुगना 2, 2 में से 4 गया -1, का दुगना 2 -4। ठीक है ना भाई, पहली रो है तो 1 का दुगना तो होता रहेगा, और -1 -2 -3 -4। अब सेकंड रो है तो 2 का दुगना होता जाएगा, यानी 4, और पहला कॉलम माइनस करेंगे तो 4 - 1, 4 - 1 3, हाँ ठीक है, फिर 4 - 2 2, 4 - 3 1, और 4 - 4 0। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में एपी चल रही है एक तरीके से। अब तीसरा रो है तो 3 दूनी 6, 6 में से घटाते जाओ, 6 - 1 5, और 5 4 3 2, ये तो पता है, एक एक बढ़ता जाएगा ना, 5, और फिर अगला सेकंड घटाओगे तो 4 बच जाएगा, फिर एक और घटाओगे 3 बच जाएगा, फिर 2। ठीक है,
तो मैट्रिक्स बना दोगे। अब फॉर्मूला का लेवल वो क्या देगा, आई डोंट नो, कुछ भी फॉर्मूला बना दे, आपको जस्ट वैल्यूज पुट अप करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। चलें सिक्स क्वेश्चन पे। नाउ द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आपको देखो हर एक क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में या तो इक्वालिटी प्रूव करवाता है, जिसके चांसेस कम है, ज्यादा चांसेस है इक्वालिटी दे देता है, और कुछ मिसिंग चीजें प्रूव करवाता है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको गिवन है कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब पता है क्या होता है, वन 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 वन, टू 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 टू। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहले मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, और ये तो इसके बराबर दिख ही रहा है। ठीक है, तो आपको एक्स वाई जेड निकालना है। दैट्स इट। मिसिंग पार्ट्स जो भी है, मतलब मिसिंग पार्ट्स यहाँ पे जो भी वेरिएबल फॉर्म में, लाइक एक्स है, ए है, बी है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार और से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। दैट्स इट। चलो शुरू करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, here the two given matrices are two given equal matrices are, इक्वल दिख रही है, ये वाले। ठीक है, इस मैट्रिक्स को देखो, ये इक्वल दिख रही है दोनों। इक्वल मैट्रिसेस का क्या, इक्वल होने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। नोट्स नहीं बनाया कल के? फिर ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए। ऑर्डर इक्वल दिख रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, ओके। सो सो 4 इक्वल टू वाई, then 3 इक्वल टू जेड, x इक्वल टू 1 एंड 5 इक्वल टू 5। एक बार के लिए तो चारों एलिमेंट को चारों एलिमेंट के बराबर कर लो। अब यहाँ से आपको जो जो चीजें चाहिए, आपको एक्स वाई जेड चाहिए, तीनों ही चीजें क्लियर हो गई। इम्प्लाइज एक्स क्लियर हुआ 1, वाई क्लियर हुआ 4, जेड क्लियर हुआ क्या, 3। ठीक है, आंसर चेक करो। डन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करूंगा। करो। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, राइट। बोलो आगे। 2 इक्वल टू 2, एक बार तो 2 इक्वल टू 2 भी लिखो, क्योंकि सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करना है। और दोबारा 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8। फाइन। अब यहां से आपको पिछली बार तो साफ साफ की वैल्यूज पता चल गई, एक्स वाई जेड है ना। इस बार इक्वेशंस बन रही है, चेक करो। कोई 2 वेरिएबल में बनेगी, कोई 3 वेरिएबल में, कोई 1 वेरिएबल में बनेगी। आपको इक्वेशंस का सहारा लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो जो चीज पहले जल्दी क्लियर हो रही है उसको जल्दी क्लियर करो। तो सबसे जल्दी जो क्लियर हो रही है वो हो रही है, अच्छा देखो 2 इक्वल टू 2 तो किसी काम की है क्या? तो आप जिस जिसको इक्वेशन मार्क कर रहे हो उसको मेंशन कर दो। जैसे पहली को मैं पहली इक्वेशन कह देता हूँ, पहली इंफॉर्मेशन को पहली इक्वेशन, दूसरी की जरूरत नहीं है, इसको तीसरी इक्वेशन और इसको चौथी इक्वेशन। तो देखो थर्ड इक्वेशन से जेड की वैल्यू मिल सकती है। इक्वेशन 3 क्या है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ से जेड आ जाए, ऐसा जेड बना दो चलो, है ना। जेड क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 0। तो जेड तो क्लियर हो गया। अब बताओ, जेड क्लियर हो गया, अब एक्स और वाई चाहिए। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि एक्स और वाई दो इक्वेशंस में, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इजीली, अगर मल्टीपल चॉइस में, तो सिंपली आप दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने पे 6 आता हो और जिनको प्रोडक्ट करने पे 8 आता हो। बताओ क्या, 2 और 4 को जोड़ने में 6 एंड प्रोडक्ट करना। ठीक है, ठीक है। और नहीं तो अगर अब आपको सब्जेक्टिव पेपर है तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे, जो क्लास 10th में चलता था। कैसे, देखो इक्वेशन 4 ले ली मैंने पहले। इक्वेशन 4 में क्या वैल्यू है, एक्स वाई इक्वल टू 8। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में या वाई की वैल्यू एक्स की टर्म्स में सब्सटीट्यूट करो। तो वाई की वैल्यू लिख देता हूँ 8/x, और इसको भी इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दूं। सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 8/x फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 1। सो x
प्लस वाई की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करी 8/x इक्वल टू व्हाट 6। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 8 और 6x को इधर बुला लो, पहले लिख देता हूँ मैं -6x प्लस 8 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद भी हमको चीजें तो वही सोचनी है, दो नंबर जिसको जोड़ने पे -6 आता और प्रोडक्ट करने में 8 आता हो, तो पहले भी हम वही सोच रहे थे जब नहीं बनाई थी कॉमन सेंस से, अभी भी वही सोच रहे हैं। बट अगर मान लो सब्जेक्टिव पेपर है तो फिर इस तरीके से कन्वर्ट करके फिर सोचना है, सोचना तो है एटलीस्ट, है ना एक बार तो। हाँ पर यह है कि सर अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करी तो फिर क्यों सोचना है, वो एक अलग चीज है। बट जनरली अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके तो करो उसको स्प्लिट, फिर क्या है -6 8 बोलो -4x -2x प्लस 8 बराबर 0। आगे x -4 -2 -4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x-4 कॉमन एंड x-2, तो दो नंबर वैसे भी वही मिले जो आपने सोचे थे, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू, ठीक है क्लियर। अब सुनो एक चीज, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू क्या रखी है आपने 8/x। सो इक्वेशन 4 से y की वैल्यू 8/x है, वापस निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन 4 से y की वैल्यू है 8/x, ठीक है। तो 8 बाय एक बार तो करूंगा 4 और 8 बाय एक बार करूंगा 2, तो 8/4 क्या होता है 2 और 8/4 2 क्या होता है 4। यानी कि x और y के दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, x को 4 रख के y को 2 भी रख सकते हैं और y को x को 2 रख के y को 4 भी रख सकते हैं, और ये सारी चीजें करने के बाद ही पता चलती है। कॉमन सेंस से फिर हम इतना दिमाग नहीं लगा पाते, हम 4 और 2 और कोई बच्चा 2 और 4 करके खत्म कर चुका होता, ठीक है। बट यहाँ पे दो पॉसिबल आंसर्स पॉसिबल हैं। सो मैं लिखता हूँ फाइनल आंसर, हेंस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, इधर लिख रहा हूँ, हेंस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x y एंड z आर, तीनों की पूछिए ना। सो x की क्या वैल्यूज आई, x की दो वैल्यूज आई, एक सेट में x की वैल्यू 4 ले लो, जिसमें x की वैल्यू 4 लोगे उसमें y की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, देखो 4 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा और 2 का 4, जिसमें x की वैल्यू 4 ली उसमें y की वैल्यू 2 लो, और z की वैल्यू तो फिक्स आ चुकी थी क्या 0, एक सेट तो ये बनेगा। और अगर आपने x की वैल्यू 2 ले ली तो फिर y की वैल्यू क्या चलेगी 4 और z तो उसमें भी फिक्स रहेगा 0। तो ये दो सेट्स ऑफ आंसर्स हम चेक करो, सही है क्लियर है। थर्ड वन अब फटाफट से सॉल्व करते जाओ, प्रोसेस तो समझ में आई गया, कर दूं उसको डिलीट, नेक्स्ट। तो अब तीन इक्वेशन बन रही है, इसको ये कॉलम मैट्रिक्स ये भी कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, कॉलम ऑर्डर तो सेम होगा तभी इक्वालिटी स्टैब्लिश होगी, मान लो ऑर्डर ही सेम नहीं निकला तो आगे की बात ही नहीं करेंगे, सिंपली कह देंगे कि द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, खत्म कहानी, ठीक है। सो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9, x प्लस जेड की वैल्यू 5 और y प्लस जेड की वैल्यू, कहीं से भी कुछ क्लियर कट तो पता चल नहीं रहा, यानी इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस में हमने एक रूल पढ़ा था 10th में, 10th का पढ़ा हुआ कभी नहीं छूटता, ठीक है ना, तभी तो 10th को 10th बोलते हैं, तभी तो उसको इंपॉर्टेंट क्लास बोलते हैं, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द भाई एक ठप्पा लग जाता है वो सारी बातें अलग है, लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आप 10th में सीखते हो ना वो आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता। तभी तो कहते हैं भाई मान लो किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं तो उसको कहते हैं 10वीं तो कर ले कम से कम जिंदगी जीना तो आ जाएगा, है ना। ओके टेल मी, क्या रूल सीखा था लीनियर इक्वेशन से, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, एक्स वाई जेड, कितनी इक्वेशन है 3, तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली जा सकती है। मान लो कि 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन होती तो आंसर क्या होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फिर वहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू यू कैन टेक एनीथिंग। हाँ अगर एक्स वाई जेड को फिक्स कर देंगे, एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर ही रहेगा या कुछ इंटीजर ही रहेगा, तब फिर वापस 2 इक्वेशन में भी काम चल सकता है। बट कुछ ना फिक्स करे तो एनी रियल नंबर, और एनी रियल नंबर में हम नहीं डिसाइड कर सकते, एनी रियल नंबर में तो फिर आपको जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। ओके फाइन, सो 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, दैट मीन पहले तो आप ये डिसाइड क्या करो सॉल्व हो सकता है क्या, तो गिनो वेरिएबल 3, हाँ सॉल्व हो सकता है। अब करना स्टार्ट करो, कई बार करना स्टार्ट कर देते हैं फिर पता चलता है कि सॉल्व ही नहीं हो सकता था, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट मिस कर दिया मैंने, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लेनी थी कहीं से, तो इस पोजीशन पे सॉल्व हो सकता है, कैसे करेंगे बताओ, क्या चीज माइंड में आ रही है।
तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन आपने 11th में सॉल्व करी थी क्या? करी थी, कहीं ना कहीं तो करी थी। चलो एनीवेज, अभी क्या माइंड में आ रहा है, क्या करूं? देखो बहुत सारे तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। पहले देखो, इसमें जेड जेड कॉमन है, तो मैं 3 माइनस टू करूँ तो जेड माइनस जेड कट जाएगा, ये इक्वेशन एक्स और वाई में रह जाएगी। फिर एक्स और वाई के वाली इक्वेशन को उससे सॉल्व कर दो, उसको उससे कर दो, उसको तीसरे कर दो, तीसरे को दूसरे से कर दो, बहुत सारे तरीके आपको, लेकिन सबसे आसान तरीका चुनना होता है। ठीक है ना? सबसे आसान तरीका जो मुझे दिख रहा है, मैं एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 और वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 एक एक बार उन दोनों में पुटअप कर दूं। पहले एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 पुटअप करो, फिर वाई प्लस जेड की वैल्यू, जैसे कि मैं एक पुटिंग, क्या लिख रहा हूं मैं, देखो, पुटिंग एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। समझ आया? वी गेट। सो ऐसा करने से इक्वेशन 1 क्या बनती है चेक करते हैं। ऐसा करने से इक्वेशन 1 क्या बनती है चेक करते हैं। तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 पुटअप करो, तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 पुटअप करोगे तो वाई अकेला रह जाएगा। सो वाई प्लस 5 इक्वल टू 9, यहां से वाई क्लियर, y की वैल्यू 9 माइनस 5 विच कम्स आउट टू बी 4। ठीक है, अब y प्लस जेड की पुटअप करेंगे तो y और z के साथ की वैल्यू आ जाएगी, तो x अकेला रह जाएगा। अब दो वेरिएबल आ गए तो उसको किसी भी इक्वेशन, चाहे से वापस पहली में पुटअप कर दो, तीसरा आ जाएगा। ठीक है, समझ आया लॉजिक? बोलो आगे क्या करूंगा, बोलो। पुटिंग पुटिंग थर्ड इक्वेशन में क्या इंफॉर्मेशन है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। ठीक है ना? अगेन आई एम सेइंग कि ये तरीका मैं अभी यूज कर रहा हूं, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हर बच्चा अलग तरीके से कर सकता है इसमें, इधर की वैल्यू उधर, उधर की वैल्यू उधर पुट आउट। बट हम सोचेंगे जिसमें हमारा कम से कम टाइम वेस्ट हो या इन्वेस्ट हो। ठीक है, इक्वेशन 1। अब y प्लस जेड की वैल्यू तो रखनी है मुझे, क्या, 7, तो x बच गया अकेला, x प्लस 7 इक्वल टू 9। यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 माइनस 7 इक्वल टू व्हाट, 2। अब देखो, एक्स वाई आ गया, जेड चाहिए, तो आप एक्स की वैल्यू अगर इसमें पुटअप करो तो उससे भी जेड आ सकता है, आप वाई की वैल्यू इसमें पुटअप करो तो भी जेड आ सकता है, आप एक्स और वाई दोनों की वैल्यू अगेन 1 में पुटअप करो तो भी जेड आ सकता है। बोलो, तीनों इक्वेशन से जेड आ सकता है। कौन सी इक्वेशन सबसे अच्छी लग रही है, किसमें पुटअप करूं, बोलो। सेकंड में। सो क्या लिखूंगा, पुटिंग, तो सेकंड इक्वेशन अगर एक्स प्लस जेड है तो एक्स की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, तो एक्स की वैल्यू क्या निकली है, 2। सो पुटिंग एक्स इक्वल टू 2 in equation 2, we get, so equation 2 है, क्या है, x प्लस जेड, सो x की वैल्यू तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। मैच करो तीनों आंसर्स, x तो 2 है, y 4 है और z 3 है, 2 4 z। डन। अच्छा, सब कुछ करने के बाद आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, ये सारी वैल्यूज इधर पुट अप कर दो, तो उससे आपकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स स्टेब्लिश हुई या नहीं हुई चेक कर लो। लाइक एक्स क्या आया था अभी 2, वाई क्या आया था 4, जेड क्या आया था 3, एक्स क्या आया था 2, जेड क्या आया था 3, वाई क्या आया था 4, जेड क्या आया था 3। 2 प्लस 4 प्लस 3 9 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, 4 प्लस 3 7। ठीक है, चलें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी, ये लो, बुक बढ़ गई उसकी, 2 से 3 पे आया और 3 से 4 वेरिएबल मिसिंग कर दिए। सो डोंट वरी, 2 by 2 की मैट्रिक्स भी दे रहा है वो, सो 4 इक्वेशन भी बन जाएंगी। ठीक है, स्टेप्स तो वही रहेंगे, गिवन इक्वेशंस आर फलाना टीम का, और उसके बाद फिर सीधे सीधे हम इक्वेशन इक्वेट कर देंगे, एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट कर देंगे, राइट। करो, बोलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस बी इक्वल टू -1, यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप्स वही रहेंगी, है ना। सेकंड बोलो, तीसरी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेट करना, बस। बस इस वाले एक्सरसाइज में सबसे मुश्किल काम अगर कुछ होगा तो ये इक्वेशन सोल्व करना ही होगा, जिसमें वेरिएबल बढ़ जाए, 3 4 हो जाए, है ना। बाकी तो बहुत ही सरल सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1,
ठीक है, चलो अब क्या आ रहा है माइंड में, ध्यान से देखो। कुछ नहीं आ रहा बेटा, कमजोर कड़ी कड़ी ढूंढो। ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी है जिससे कोई एक वेरिएबल या कोई दो वेरिएबल निकलना आसान हो। आप मुझे बताओ ए और बी कौन सी इक्वेशन में। दैट्स, तो कहने के लिए चार इक्वेशन है, लेकिन आप दो दो के ग्रुप बना लो ना। ए और बी इसमें, लेकिन सी और डी उसमें। हाँ तो कोई बात नहीं, ए और बी इन दोनों में, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पुटअप कर दूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दूंगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी। डन। तो सबसे पहले तो आपको ए और बी सॉल्व करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन। ये कमजोर कड़ी मिल गई मुझे कि ए और बी साफ साफ दो इक्वेशन में रखी हुई है, उन दोनों को सॉल्व करो, ए और बी निकालो पहले। ठीक है, सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में आप ध्यान से देखो, माइनस बी है, तो मैं माइनस कर दूं, तो माइनस बी खत्म। जब साइन सेम होते हैं तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो माइनस बी साइन सेम है, तो मैं 3 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं। बोलो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 क्या होगा। 2a माइनस ए, माइनस बी कट गया, इक्वल टू 0 माइनस माइनस 1 1, ये लो साहब a1 आ गया। अब इसको अगेन इक्वेशन 1 में ही रख दो। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो यहां से माइनस बी इक्वल टू -1 -2, सो यहां से b की वैल्यू -2 था ना, b की वैल्यू +2। डन, ए बी क्लियर। अब a की वैल्यू सेकंड में रख दूं, इक्वेशन 2 इज 2a प्लस सी, सो a की वैल्यू 1 है, सो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, सो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सो c इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, c इक्वल टू 3 आ चुका है। डन। अब c की वैल्यू 4 में रख दो, इक्वेशन 4 3c प्लस डी, सो c की वैल्यू अभी भी निकली 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, सो 9 प्लस डी इक्वल टू 13, so d comes out to be 13 minus 9, that means 4। मैच करो आंसर, a 1 2 3 4, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर आने, a1 b2 c3 एंड d4। पुटअप करके देखें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स स्टैब्लिश हुई कि नहीं हुई। बोलो a क्या है 1, b क्या है 2, a क्या है 1, c क्या है 3, a क्या है 1, b क्या है 2, सी क्या है 3 और डी क्या है 4। सो 1 माइनस 2 -1 होता है क्या, चेक करते जाओ एक एक करके, होता है क्या, ये क्रॉस वेरीफाई ओरली कर देना, जैसे आप श्योर हो जाओगे कि आपका आंसर करेक्ट है। 2 1 या 2 प्लस 3 5 होता है, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0 होता है, और 3 3 या 9 प्लस 4 भी 13। फाइन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि चार इक्वेशंस आ गई तो मुश्किल होगा, अब ये देखा जाए तो पिछले से भी थोड़ा आसान लगा, है ना। थोड़ा सा बस हल्का सा फोकस करो, कमजोर कड़ी ढूंढो जिससे एक या दो वेरिएबल भी निकलना शुरू हो जाए। एक भी निकल जाता है ना वेरिएबल, फिर तो निकलते जाते हैं, फिर तो वो बस ताश की पत्तियां हैं, एक गिरा दी तो सारी बिखर जाती हैं। एक वो कमजोर कड़ी ढूंढो जिससे सर एक वेरिएबल निकल जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कितने रहेगा अभी। एमसीक्यूज हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू ए आई जे है, ठीक है, एम बाई एन ऑर्डर है, वेरी गुड। यानी कि ये तो किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म है, कोई भी मैट्रिक्स हो ना, पर अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होना कंपलसरी है, एम बराबर है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वेरी इजी। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछ ली एक तरीके से, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग, ये लो अभी अभी जो काम कर रहे थे उसके साथ ही पूछ लेता, फिर एक क्वेश्चन छोड़ के क्यों पूछ रहा है, वही एक्स और वाई की वैल्यू सोचनी है आपको, इक्वेशन बना दे हम। तो कमजोर कड़ी मेरे को बहुत आसान दिख रही है यहाँ पे, इसको इससे इक्वेट करो, एक वेरिएबल यूं ही मिल जाएगा। कमजोर कड़ी ढूंढो, सो y प्लस 1 इक्वल टू 8, वहां से y तो निकल गया 7, लेकिन y इक्वल टू y की वैल्यू यहां से भी निकल सकती है, चेक करो। तो क्या मेरे को दोनों से निकालनी है, हाँ अभी बताते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू 5, सो y की वैल्यू 5 प्लस 2 7। ठीक है, आपको हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेट करके इक्वेशंस बनानी है, और वहां से वेरिएबल्स की वैल्यू अगर दो इक्वेशन से दो अलग अलग निकल रही हैं, मतलब दो इक्वेशन से निकल सकती हैं,
तो चेक भी करना है कि बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो देखो अभी क्या होता है, शायद इसी में होगा, किस में होगा देखते हैं। 3x+7 = 0 करना, तो x की वैल्यू -7/3 कह सकता हूं, और x की वैल्यू यहां से पता लगाई जा सकती है, 2 - 3x = 4। सो -3x = 4 - 2 2। सो x की वैल्यू -2/3। चेक करो, आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, ज्यादा उतावले हो के y की वैल्यू 7 हो, और y की वैल्यू 7 कहाँ कहाँ दिख रही है, इन दो में दिख रही है ना, तो -2/3 भी आई थी, x की वैल्यू सी टिक मत करते। ठीक है, यानी कि देखो x की दो वैल्यूज आ रही है ना, तो अगर मैं x की, अभी जैसे x की दो वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है, एक तो आ रही है -7/3, एक आ रही है -2/3। अगर आप -7/3 लगाते हो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये वाला एलिमेंट तो मैच हो जाएगा। देखो 3 से 3 कट के -7+7, लेकिन वो नहीं होता। 3 से 3 कट के 2 -7 तो 9 होता है, या तो 4 रखा हुआ है। और अगर आप उल्टा करते हो, -2/3 लगाते हो, तो ये वाला मैच हो जाएगा। 3 से 3 कटा, 2 -2 यानी कि 4, लेकिन वो नहीं मैच होता, फिर -2+7 तो 5 होता है। तो ये मैट्रिसेस इक्वल हो ही नहीं सकती ना। उसने क्या कहा था, एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिससे आप मैट्रिक्स इक्वल कर सकते हो। एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यूज ही नहीं है जिससे, मतलब इन ऑप्शंस में नहीं है, इन ऑप्शंस में नहीं है। तो एमसीक्यू हमेशा खतरनाक होता है, सब्जेक्टिव हमेशा इजी होता है, याद रखना। अब देखो पूरी मेहनत कर ली और आंसर गलती से सी टिक कर दिया, पूरी मेहनत पे पानी गया ना। और सब्जेक्टिव पेपर में अगर हमने ऐसे कर रहा होता तो कम से कम आधे मार्क्स तो मिलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। अच्छा जी, तो 3/3 ऑर्डर तो फिक्स कर दिया उसने, 3/3 ऑर्डर तो उसने फिक्स कर दिया। तो 3/3 ऑर्डर की एक जनरल मैट्रिक्स बताओ, मतलब जनरल फॉर्म बताओ क्या बनती है। 3/3 की जनरल फॉर्म बोलो, A11 12। ठीक है, इस तरीके से तो लिख दोगे आप, ठीक है। पर आपको कोई फॉर्मूला थोड़ा ना गिवन है आई और जे का। अगर फॉर्मूला गिवन होता तो मैं ये लिखता और फिर सॉल्व करता। फॉर्मूला तो कुछ गिवन है नहीं, तो कुल मिला के मेरे पास 9 एंट्रियां हैं, यस और नो। और मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट्स को एंट्री भी कहता है, वो बात यहाँ पे प्रूव हो रही है। चेक करो क्वेश्चन क्या है, विथ ईच एंट्री, विथ ईच एंट्री, देख पा रहे हो, विथ ईच एंट्री। तो हर एक एंट्री में या तो 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो, ये इसकी पाबंदी है। कोई कहे कि इस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर, हाँ, कोई कहे कि इस पोजीशन पे आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो, इनफाइनाइट। बनाए जाओ, जो आपकी मर्जी है रखो, लेकिन उसने कुछ तो पाबंदी रख दी। कुछ पाबंदी क्या रखी कि आप हर एक एलिमेंट को या तो 0 रख सकते हो या 1, 0/1, 0/1, या तो 0 या 1, या 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 0 या इट ईच एंट्री इक्वल टू 0 और 1, ये पाबंदी रख दी। अब कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो, तो देखो एक मैट्रिक्स में बना दूंगा सब में 0 0 0 0, एक मैट्रिक्स बन गई। दूसरी मैट्रिक्स में बना दूंगा सब में 0 0 0 और आखिरी में 1 छोड़ दूंगा। फिर मैं सेकंड पोजीशन में 1 छोड़ दूंगा। फिर मैं 2 में 1 छोड़ दूंगा। फिर मैं किसी भी 4 में 1 छोड़ दूंगा। फिर मैं किसी भी 9 या 8 में 1 छोड़ दूंगा। फिर मैं वन सारी 1 लेके कुछ में 0 छोड़ दूंगा। बनाया जाओ तो बहुत सारी हो गई, तो गिनना तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन किसके लिए सिखाया था 9th क्लास में। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल, एक तरीके से अरेंजमेंट्स है ना। कितने मतलब यहाँ पे प्लेसेस हैं, कितने प्लेसेस हैं, 9। और हर एक प्लेस को 2 नंबरों से भरा जा सकता है। तो इस पहली प्लेस को भी 2 नंबरों से, दूसरी प्लेस को भी 2 नंबरों से, 2 2 2 2 2, कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की पावर 9 और 2 की 10 पावर याद होनी चाहिए, 512। ठीक है, 512 पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कहा सर 0 और 1 भरवानी थी आपने 2 क्यों लिखा है, 0 और 1 लिखो। तो वो तो एक्चुअल एंट्री है, और ये नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। भाई आप पहली प्लेस को कितने अरेंजमेंट से भर सकते हो, 2 अरेंजमेंट। अभी मान लो 0 1 और 2 होता तो 3 अरेंजमेंट हो जाते। ठीक है, सो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इजी है ना। जिसको ये क्या थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, याद है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अपने को सीखा। चलें, नहीं चले नहीं, कल चलेंगे। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस कल सीखेंगे, ठीक है। अब मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, बाकी करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हाँ भाई,
हम जो है मैथ्स पढ़ रहे हैं। अब मैथ्स में मैं कहीं से भी नाक पकड़ूं, कहीं से भी कान पकड़ूं, अंत में तो जोड़ गुणा बाकी ही होगा। अब मैंने आपको, जैसे मैंने आपको साइन थीटा सिखा दिया, तो साइन थीटा सिखा के रुक थोड़ा ना गया, फिर साइन थीटा के साथ कोस थीटा जुड़वाना भी सिखाया। तो अभी मैंने आपको मैट्रिक्स सिखा दी, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, क्या होता है ऑर्डर, कैसे एलिमेंट्स बनते हैं, सब सिखा दिया। तो अब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से एडिशन, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, उसका क्या यूजेस हैं, एवरीथिंग ये कल सीखे, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।